तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 7 इतिहास हमारा भारत 2 हरियाणा बोर्ड की किताब है ये आपकी। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पार्ट 3 से त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में तो भाई अभी तक एक भी नहीं आया। जो जो एग्जाम में आएंगे मैं जो है ना उन पे मार्क भी लगाता रहूँगा। अगर वीडियो आप बाद में देखते हो ना कुछ महीने या कुछ साल के बाद में, सो आपको मार्क भी लगे हुए मिल जाएंगे कि ये इस साल के पेपर में आया था या इस साल के पेपर में आया था। वो सारे मार्क लगाता रहूँगा, अपडेट होते रहेंगे बेसिकली टाइम टू टाइम। लेकिन ये जो है ना वीडियो अपडेट में टाइम लगेगा। वीडियो अपडेट ऐसा नहीं है कि रोज़ की रोज़ अपडेट वीडियो होती रहेगी। वो जो है आर्टिकल अपडेट होता रहेगा। ये आर्टिकल ही है भाई एक, ठीक है। ये आपको जो है ना लिखा हुआ मिल जाएगा ये सारा कंटेंट, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट बुक के जो है आपको नोट्स, कंप्लीट बुक का मतलब है हर एक चैप्टर के नोट्स जो है आपको, उसके साथ में अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और MCQs, ये सारी चीज़ें लिख रखी है मैंने। वीडियो तो बनाई रखी है साथ में। तो ये जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और पहला जो कमेंट है, फर्स्ट कमेंट, उस पर भी चेक कर लेना, वहाँ पे भी मिल जाएगा। सो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को, इंपॉर्टेंट वालों को, जो कि मेरे हिसाब से एग्जाम में आ सकते हैं। बेसिकली आपको जो है ना पहली प्रायोरिटी रखनी है अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर। बाकी अगर आप हमारे थ्रू प्रिपेयर कर रहे हो, मेरी वीडियो देख देख के प्रिपेयर कर रहे हो, तो भाई देखो अभ्यास वाले करो ना करो वो आपकी इच्छा है, क्योंकि मेरा बताने का फर्ज है आपके लिए। जो है मैंने मेन जो क्वेश्चन है वो मैंने इंपॉर्टेंट में डाल दिए हैं, क्योंकि अभ्यास वाले जो जो आपको करने चाहिए, मस्ट है, जो करने ही चाहिए, तो वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं बेसिकली ऑलरेडी। सो आपको जो है टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है कि आप भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखिए, अभ्यास वाले नहीं याद हुए, तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन यहाँ दे रखे वो याद कर लो, वो भी सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। और मोस्ट जो है आपको अच्छे नंबर दिला देंगे वो। एक आध क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं, बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश थे, मतलब कि कई वंश थे, तो कितने थे टोटल? 3 वंश थे। पाठ का नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट। ये वही 3 वंश है जिन्होंने जो है इसमें लड़ाई में हिस्सा लिया था। ये 3 ही वंश थे। कौन कौन से थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। दूसरा प्रश्न, अभी दूसरे प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से समझना। इसमें जो है ना आपको पढ़ने का थोड़ा नज़रिया अलग करके रखना पड़ेगा जब याद करोगे इस बुक को फर्स्ट टाइम में। बाद में तो जो है मैं बता दूंगा कि भाई ये पेपर में आते हैं, ये इन पे ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी जब है ना फाइनल पेपर आपको होगा उस टाइम पे कंक्लूजन टाइप की वीडियो भी दे दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चंस आपको मस्ट है, याद ही करने हैं। चैप्टर में से बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन छाट के दे दूंगा जिनको अगर पास होने में दिक्कत आती है तो। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है। मिहिर भोज को दौलतपुर अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख में क्या कहा गया है? उन्होंने किस विदेशी आक्रमणकारी को पराजित किया? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपसे क्या पूछेंगे। वो एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि मिहिर भोज को दौलतपुर अभिलेख में क्या कहा गया है, बस खत्म, प्रश्न वहीं पे खत्म। तो आपको ये पूरा उत्तर नहीं लिखना है। यहाँ पे 3 प्रश्न है बेसिकली। मिहिर भोज में क्या कहा गया है, फिर ग्वालियर अभिलेख में क्या कहा गया। तो ऐसे पूछ लेंगे कि मिहिर भोज को ग्वालियर अभिलेख में क्या कहा गया है, तो आपको सिंपल सा एक वर्ड लिख देना जो है ग्वालियर अभिलेख में क्या कहा गया, आदि वराहम। ऐसे याद करना, बस वो याद होगा। पूरा प्रश्न इकट्ठा कर दिया मैंने इन तीनों चीज़ों, क्योंकि एक ही बंदे को लेके थे सारा। सो यहाँ पे दौलतपुर अभिलेख के अनुसार उसे प्रभास, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार आदि वराहम, और विदेशी आक्रमणकारी हूणों, भाई हूणों करना, ऊ लगा लेना इस पर, तो हूणों को इसने पराजित किया था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। पाल वंश के शासनकाल में कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान हुए? बहुत सारे थे लेकिन प्रसिद्ध हुए जिनकी पॉपुलैरिटी आई कुछ मार्केट में, तो संध्याकर नंदी, चक्रपाणी, माधव, जीमूतवाहन। तो ये 3-4 थे। दो तो नाम कम से कम याद कर लेना यार, जो से 2 याद हो जाए, बाकी 4 कर सकते हो, चारों कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में गुज्जर प्रतिहार वंश के कौन कौन से शासकों ने भाग लिया? अब हम बैठ के ये सोचेंगे भाई कौन कौन से राजाओं के नाम लिखने हैं, लेकिन एक भी राजा का नाम नहीं लिखना। यहाँ पे क्या बताना है हमको कि गुज्जर प्रतिहारों की कई शाखाएं थी। उनमें से उज्जैन शाखा के शासक प्रमुख थे और उन्होंने ही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। यानी कि बेसिकली इनकी 3 शाखाएं थी और इनमें से उज्जैन शाखा, 3 शाखाओं में से सिर्फ उज्जैन शाखा में जितने भी राजा थे, मतलब 5-7 जितने भी हुए हैं, उन सारे राजाओं ने इस लड़ाई में भाग लिया था। तो एक का नाम क्यों लिखे भाई, जब सीधी बात है कि उज्जैन शाखा पकड़ लो, सारे राजा उसी के थे। अब बुक में भी ऐसे ही बता रखा है, तो बुक में से नाम नहीं दे रखे वहाँ पे भी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क मार लेना, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें क्या पूछ रखा है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के लिए कन्नौज क्यों महत्वपूर्ण था? और ये बड़े क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, छोटे क्वेश्चन के लिए मैं नहीं कह रहा। ये 3 नंबर से 5 नंबर के आसपास जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें उनके लिए इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है।
सो चलो देखते हैं। हमको जो है ना, ये जो जैसे मैंने पॉइंट बना के लिख रखे, आपको भी ऐसे ही पॉइंट बना के ही लिखने हैं। तो पहला रीजन यहाँ पे दे रखा, बहुत सारे कारण थे। तो पहला कारण था हर्षवर्धन की राजधानी, यानी कि कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, और उस वजह से इसका पूरा ऐसे हवा बनी हुई थी मार्केट में, तो लोग कब्जा करने चाह रहे थे उस पर। यह उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था। सांस्कृतिक केंद्र यानी कि संस्कृति को लेके जो मंदिर वंदिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी। सो इस वजह से भी राजा जो है चाह रहे थे यहाँ पे कब्जा करना। यह प्रदेश बहुत उपजाऊ और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। व्यापारिक दृष्टि क्योंकि राजधानी थी यार, राजधानी में, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है ना। तो दिल्ली में कितनी सारी जो है इंडस्ट्रीज, जो सिस्टम बना हुआ, व्यापार कितने बड़े लेवल पे होता है वहाँ पे, वो आपको पता होगा, है ना कहीं आइडिया होगा उस चीज़ का कि भाई राजधानी है, वहाँ पे भीड़ कितनी है। वो इतनी भीड़ क्यों है, क्योंकि वहाँ पे काम मिलता है। बेसिकली वही सीन था कि यहाँ पे भी वही हाल था। राजधानी हर्षवर्धन ने बनाई थी, लेकिन यहाँ पे व्यापारिक केंद्र से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए थे, बड़े केंद्र बन चुका था ये। उस समय के राजाओं का ये भी मानना था, ये हो गई ईगो वाली बात, है ना। तो ये देखो तुम, राजाओं का ये मानना था कि यदि कोई राजा इस इलाके पे, कन्नौज पे कब्जा कर लेगा तो वो होगा सबसे ताकतवर राजा, शहंशाहों का शहंशाह। तो भाई उस चक्कर में लड़े पड़े थे सारे राजा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। हमको क्या बताना है कि राष्ट्रकूट वंश में शासन व्यवस्था कैसी थी, सिंपल सी बात है। तो वर्णन करना है, या फिर जो है बैच में कुछ अलग स्टाइल से दे रखा था जो कि मुझे नहीं पसंद आया कि उस टाइप से वो पूछ सकते हैं, वो ऐसे ही पूछेंगे सिंपल सा बना के आपको, ताकि आपको लगे कि आसान सही है भाई, कुछ मुश्किल नहीं है। वैसे आसान ही है यार, कोई मुश्किल भी नहीं है। देखो पहले पॉइंट, ये पॉइंट जो है ना आप अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इन्होंने जैसे जैसे लाइन बना के दे रखे वैसे ही टेपनी है बस। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए राजा अपने बड़े बेटे को युवराज घोषित करता था। युवराज का मतलब है कि अगर राजा मर जाता है तो वो बेटा, बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, छोटे बेटे राजा नहीं बनेंगे, तो लड़ाई झगड़ा खत्म। तो सिंपल बात थी। तो इसको जो बताते हैं कि उच्च कोटि की व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी, जो कि अच्छी बात थी यार। लड़ाई दंगे किसके लिए अच्छे होते, किसी के लिए नहीं। उसके अलावा जो है ना, इन्होंने प्रशासन व्यवस्था को, कार्य कुशलता के साम्राज्य को, कुशलता के लिए साम्राज्य को जो है राष्ट्र, विषय और भुक्तियों में विभाजित कर रखा था। ये वैसा ही हाल है जैसे कि राज्य है ना, हमारा राज्य क्या नाम, हरियाणा, हरियाणा पड़ता है ना। तो हरियाणा के अंदर बहुत सारे जिले हैं, जिलों को हम विषय कहते हैं, और जिलों के अंदर फिर तहसील आती है, तो तहसील को हम भुक्ति कहते हैं। तो वैसा सा ही ये सीन पड़ता है हमारा। उसी तरीके से जो है इन्होंने भी बंटवारा कर रखा था। नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कोतवाल का होता था। आजकल तो पुलिस ही है भाई हर जगह, उस समय जो है कोतवाल होता था। जो शहर, जो जहाँ पे मेन नगर होते थे ना, वहाँ पे जो मैनेजमेंट और जो चीज़ें रखता था मैनेजमेंट, तो वहाँ पे कोतवाल का काम होता था, कार्य होता, अधिकारी होता था बेसिकली। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। अब गांव वालों को जो है ना, उस समय ये नहीं था कि भाई राजा कौन है कौन नहीं है, अपने लड़ाई मच रही है यार, उनकी जो मच रही है, अपने को तो बस खेती करनी है, मजे लेना है, जिंदगी काटनी है, वो सीन था गाँव वालों का। और यही, इसी चीज़ का इन्होंने बहुत सहयोग भी दिया था बहुत सारे राजाओं ने। अब इसके टाइम में जो है क्या होता था कि गाँव सबसे छोटी इकाई मानी गई थी। गांव का मुखिया, जिसे ग्राम महत्तर कहते थे, उसके सहयोग के लिए इन्होंने देश ग्राम मुक्त नामक एक अधिकारी, जो कि राजस्व अधिकारी था, उसको नियुक्त कर रखा था। उसके अलावा जो है केंद्रीय सरकार जो गांव में जो भी शासन व्यवस्था थी उसमें कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती थी, ताकि लोग गुस्सा ना हो जाए। लोगों पर कर का भार बहुत कम था, ताकि लोग विद्रोह ना कर दे। भाई सीधी बात, ज़्यादा वसूली करेंगे तो लोग भड़क जाएंगे, वो भी नहीं मिलने वाला। तो वो सीन था। राष्ट्रकूट शासकों ने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए एक शक्तिशाली सेना की व्यवस्था भी कर रखी थी। और सेना में जो भर्तियां थी वो योग्यता के आधार पर ली जाती थी। जैसे मान लो आपको तलवार चलानी आती है, ठीक है, आप तलवार वाले ग्रुप में, आपको तलवार भाला सब कुछ चलाना आता है, तो आप अलग ग्रुप में। ऐसे आधा मतलब क्वालिटीज़ कितनी है आपके पास में, तो उस हिसाब से वो आपको भर्ती करते थे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा कला और वास्तुकला के क्षेत्र में किए गए योगदान पर चर्चा कीजिए। यानी कि गुर्जर प्रतिहार शासकों ने कला और वास्तुकला में क्या योगदान दिया, क्या चीज़ें उन्होंने बनाई, वो हमको यहाँ पे बतानी है। गुर्जर प्रतिहार शासन कला, वास्तुकला और साहित्य के महान संरक्षक थे। गुर्जर प्रतिहार अवधि की उल्लेखनीय मूर्तियों में विष्णु का विश्वरूप, स्वरूप और कन्नौज से भगवान शिव और पार्वती की विवाह शामिल है। यानी कि एक मूर्ति मिली है जिसमें इनका विवाह दर्शाया गया है। तो ओसिया, आभेरी, कोटा, राजस्थान में जो है खड़े मंदिरों की दीवारों पर सुंदर नक्काशियाँ की गई हैं, नक्काशियाँ जो है देखी जा सकती हैं या करी गई है, बेसिकली यही बात है। ग्वालियर संग्रहालय में प्रदर्शित सुर सुंदरी नाम की महिला आकृति, ये भी एक पेंटिंग वो है, मतलब मूर्ति है। तो ये जो है गुर्जर प्रतिहार
कला की सबसे आकर्षक मूर्तियों में से एक मानी जाती है। सो ये थी कुछ मेन इनका जो इन्होंने योगदान दिया था। वैसे जो हमसे पूछ ले कि पाल वंश का शिक्षा और साहित्य में क्या योगदान रहा, यानी कि पढ़ाई लिखाई तो यार सबको प्यारी होती है, लेकिन पाल वंश ने कुछ खास ही योगदान दिया था। इन्होंने पैसा फूका था भाई नालंदा विश्वविद्यालय को लेके। तो क्या सीन था, वो नालंदा विश्वविद्यालय उसमें आज के समय बिहार का जो एरिया ना वहाँ पे पड़ता था। तो पाल शासक शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे। शिक्षा के प्रचार के लिए उन्होंने सोमपुरी, विक्रमशिला और उदंतपुरी में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करवाई। इनके अतिरिक्त नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता दी। आर्थिक सहायता मतलब पैसा दिया भाई, सीधी बात, पैसे के बिना कुछ नहीं होना। तो वो पैसा उनको दिया गया था। सम्मान में वृद्धि भी हुई उनके कि भाई राजा ने पैसा दिया है, अलग बात होती है ना। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस हुआ करता था। बेसिकली वहाँ पे विदेशों से बच्चे जो है पढ़ने आते थे, बहुत बड़ी संख्या में वो भी। और इसके चलते जो है विदेशों में भी उसका प्रचार हुआ कि भाई उस राजा ने दान दिया था हमारे टाइम में, बहुत बड़ा दान दिया ये वो। तो ऐसी प्रसिद्धि मिलती, राजा को भी मिली, विश्वविद्यालय को तो मिलनी थी। तो ये सीन हुआ था बस उस टाइम पे, ठीक है। अब ये भी, इसको भी इम्पोर्टेंट के अंदर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा करते हैं ना, हम एक वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखते हैं, तो वो वाला पर्सन है ये। कन्नौज संघर्ष के क्या परिणाम रहे, यानी कि हमको बेसिकली बताना है कि जो लड़ाई हुई थी, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, उसके क्या परिणाम रहे। आपसे जो है ना क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, कन्फ्यूज करने के लिए सिर्फ ये कि इसको हटा देंगे कन्नौज को, ठीक है, कन्नौज गायब भाई यहाँ से, कन्नौज नामक प्राणी यहाँ पे नहीं रहा। अब यहाँ पे लिख देंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के क्या परिणाम रहे। बस आप सोचो कि भाई ये कौन सा पर्सन आ गया, सर ने तो बोला था कन्नौज संघर्ष के परिणाम, तो एक ही पर्सन है भाई ये। कन्नौज, देखो लड़ाई किसके लिए हो रही थी, कन्नौज के लिए। वो त्रिपक्षीय लड़ाई जो थी वो कन्नौज के लिए ही हो रही थी। तो कन्नौज संघर्ष कह लो या त्रिपक्षीय संघर्ष कह लो, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे जो है नोटबुक में अगर लिख रहे हो तो या करके जो है ऐसे लिख लेना कि त्रिपक्षीय, ऐसे त्रिपक्षीय, पेन है भाई, पेन से ऐसे लिखे जाते हैं कंप्यूटरों में, त्रिपक्षीय संघर्ष के क्या परिणाम रहे, ऐसे आगे तो सेम ही है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। वैसे तो बेसिकली कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला, सब बर्बाद हो गया हर जगह पे। तो देखो हमें क्या लिखना है, कन्नौज के लिए चलने वाला यह लंबा और भयंकर संघर्ष तीनों राजवंशों का के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। याद, वैसे तो राजवंश तो याद आ ही जाएंगे, पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट, इनके लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस संघर्ष के कारण यह तीनों राजवंश इतने बहुत अधिक कमजोर हो गए, यहाँ तक कि वे अपने अपने प्रदेशों पर भी नियंत्रण नहीं रख पाए। राष्ट्रकूट के प्रदेशों पर परवर्ती चालुक्यों ने कब्जा कर लिया। प्रतिहार राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया और बंगाल में पाल वंश का स्थान सेन वंश ने ले लिया। यानी कि तीनों साम्राज्यों का बता दिया हमने यहाँ पे कि देखो इनका जो है चालुक्य जो वंश था ना, हमने आई थिंक दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, चोल चालुक्य पल्लव वाले में, उसमें बताया था कि चालुक्यों की शुरुआत कैसे हुई थी। तो वो जो है उन्होंने राष्ट्रकूट के राजाओं को हराया और वह उस जमीन पे कब्जा करके चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी। सो यहाँ पे राष्ट्रकूट पहले भला चंगा चल रहा था, लेकिन इन लोगों ने जो, क्योंकि लड़ाई में सारी सेना इनकी पहले ही मर ली थी त्रिपक्षीय संघर्ष में, तो अब ये ऐसे ही कब्जे में बर्बाद हो गया। अब प्रतिहार वंश के बस का कुछ रहा नहीं, वो अपने अपने लोग रियासतें बना बैठ गए, छोटी छोटी सी दो दो गांव की। बंगाल में जो है पाल वंश जो चल रहा था उसके स्थान पर आ गया एक नया वंश सेन वंश, उसने हमला करा और वो आराम से जीत लिया, क्योंकि बस का कुछ रहा नहीं था राजा के। और कुल मिला के जो है फाइनली हम कहे तो तीनों राजवंशों का इस संघर्ष के कारण पतन हो गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों की राज्य व्यवस्था कैसी थी। राज्य व्यवस्था मतलब राज्य का नियंत्रण वगैरह कैसे होता था राष्ट्रकूटों के शासनकाल में, ठीक है, ध्यान रखना है, राष्ट्रकूटों का पूछा गया है। अलग से पूछ सकते हैं कि प्रतिहार वाला, ये मेरे को लगा कि भाई राष्ट्रकूट वाले भी ज़्यादा फोकस हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ये लिखा है मैंने। राष्ट्रकूटों ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अपने अनेक जो है प्रांतों में बांटा हुआ था। राष्ट्र प्रधान अधिकारी राष्ट्रपति कहलाता था। उसका मुख्य काम राष्ट्र में शांति बनाए रखना और भू राजस्व इकट्ठा करना। दो ही काम थे भाई, पैसा इकट्ठा करो और लड़ाई नहीं होने देनी, बस दो ही काम रखने हैं तुमको, और फालतू कोई काम नहीं है तुम्हें। चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में क्या है कि साहित्य एवं कला के विकास में राष्ट्रकूट शासकों का क्या योगदान रहा, यानी कि उन्होंने कुछ बनवाया कुछ करा कि नहीं करा, तो वो हमसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रकूट शासक कला के महान संरक्षक थे। वैसे तो सारे ही राजा ऐसे थे, उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इनमें से एलोरा, ये जो है एलोरा ऐसे भी लिखा मिलेगा, कई जगहों पे ए ऐसा बड़ा ए भी कर देते हैं, पता नहीं क्यों भाई, मेरे को लॉजिक समझ नहीं आता, बट जो भी है एलोरा जो या एलोरा जो है में निर्मित कैलाश मंदिर अपनी कला के कारण सुविख्यात है। ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्या पूछेंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से, कि कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया, कौन सा वंश है, राष्ट्रकूट वंश।
और कैलाश मंदिर कहाँ पर है? एलोरा के अंदर है। एलोरा में कौन सा मंदिर है? कैलाश मंदिर है। तो ऐसे करके भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। सो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा भाई, अगर नहीं पढ़ा तो फिर क्या ही कहूँ मैं। अपनी कला के महाकांड सुविख्यात है। यह मंदिर एकल चट्टान को काटकर बनाया गया। एकल चट्टान होती है एक ही चट्टान, पूरी एक इकलौती चट्टान, एक पत्थर को काट के बनाया गया, बीच में जोड़ वोड़ नहीं लगा रखे इसमें। इस काल में एलिफेंटा की गुफाओं का भी निर्माण हुआ। राष्ट्रकूटों ने अपने दरबार में बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण भी दिया। अमोघ वर्ष स्वयं एक महान विद्वान था, उसने कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। इसे कन्नड़ भाषा में प्रमुख ग्रंथ माना गया है। जिनसेन ने राष्ट्रकूटों के संरक्षण में आदि पुराण और हरिवंश पुराण नामक विश्वविख्यात, मतलब विश्वविख्यात नहीं, भारत विख्यात ही थे वो, तो भारत विख्यात जो फेमस ग्रंथों की रचना करी थी बेसिकली, आदि पुराण हरिवंश पुराण। तो ये जो है ना, देखो याद आए तो ठीक है भाई, जितना याद रख सकते हो, जो जो चीज़ें इन्होंने बनवाई थी तो वो जो याद रहे अच्छी बात है, जो ना रहे तो भूल ही जाओगे, तो उसका तो क्या ही गम मनाना। वैसे कोशिश कर लेना, याद कर लेना इन नामों को, क्योंकि पूछ सकते हैं इसमें से कई सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के बना सकते हैं वो। जैसे कि आपसे क्या पूछेंगे कि आपसे पूछेंगे कि अमोघ वर्ष ने जो है कौन से ग्रंथ की रचना करी, ये जिनसेन ने कौन से ग्रंथ की रचना करी, ऐसे पूछते हैं वो। या फिर पूछ लेंगे कि कवि राजमार्ग ग्रंथ किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है, कन्नड़ भाषा का। तो ऐसे ही वो कन्फ्यूज करने के लिए आपसे अलग अलग टाइप से पूछ सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रखा है उत्तर, तो आपको याद आ जाएगा, भले ही रट्टा मारा हो, रट्टे में भी फ्लो तो बनता ही है एक अपना। सो वो आपका हिसाब है। चलो अब वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। सो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।